हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल नेटिफाई बायोलॉजी। मैं हूं अमनदीप कुमार और आज मैं लेकर आया हूं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का टॉपिक, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए। तो देखो, सबसे पहले कहता है ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कहाँ पे होता है, कैसे होता है, ये हम लोग ऑक्सीडेशन क्या कैसे होता है ये तो हम लोग पढ़ेंगे रेस्पायरेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। लेकिन कहाँ पे होता है ये बता देते हैं। ये होता है तुम्हारा सेल के पास। कहाँ पे होता है? सेल में, ठीक है। एट सेलुलर लेवल पे फूड का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि फूड जो है वो टूटता है हमारा, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज टूटता है। ग्लाइकोलिसिस स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस पढ़े होगे, जिसमें ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज टूट के क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है, ठीक है। फिर क्रेब साइकिल में जाता है, तुम्हारा लिंक रिएक्शन होता है, ठीक है। फिर ईटीएस चैन सब आते हैं, तो वो तुम्हारा होता है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। वो सब एक अलग चैप्टर है, तुम्हारा रेस्पायरेशन इन प्लांट्स वाले में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे इतना जान लो कि फूड का जब ऑक्सीडेशन होता है तब क्या होता है? CO2, H2O और एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। अब देखो, CO2 इन गैसियस फॉर्म डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल इनटू द कैपिलरीज। अब देखो तुम्हारे पास जो सेल, तुमने अभी पहले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में देखा होगा, मैंने बताया था कि जो O2 है वो एटमॉस्फेयर से आता है एल्वोलाई में, और फिर एल्वोलाई से जाता है तुम्हारा ब्लड स्ट्रीम में, और फिर ब्लड स्ट्रीम से जाता है सेल के पास, ठीक है। ये प्रोसेस चलती है। लेकिन CO2 जो है वो टिश्यू में या फिर सेल में प्रेजेंट प्रोड्यूस होता है। टिश्यू में या फिर सेल में CO2 जो है वो प्रोड्यूस हुआ, है ना। और फिर वहां से फिर सेल्स कहाँ, CO2 फिर कहाँ जाएगा? वहां पे टिश्यू से ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ठीक है। फिर ब्लड से कहाँ जाएगा? ब्लड स्ट्रीम से एल्वोलाई में जाएगा, और एल्वोलाई से बाहर की तरफ जाएगा, एटमोस्फेयर में आउट हो जाएगा। तो तुम्हें अब यहाँ से तो ये तो पता चला गया ना कि जो CO2 का जो प्रोडक्शन हो रहा है टिश्यू में कैसे हो रहा है और कहाँ से हो रहा है। तो फूड की ऑक्सीडेशन की मदद से वहां पे CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो CO2 जो है कैसे फॉर्म में होता है? गैसेस फॉर्म में होता है। वही लिखा CO2 इन गैसेस फॉर्म डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल इनटू द कैपिलरीज। सेल में क्या होता है? गैसेस के फॉर्म में वो प्रोड्यूस होता है वहां पे, और डिफ्यूज कर जाता है किसमें? कैपिलरीज में चला जाता है। कैपिलरीज की फिर द्वारा एल्वोलाई में जाएगा, एल्वोलाई से फिर बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। लेकिन ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड में भी तो बहुत सारे चीज पाए जाते हैं, बहुत सारे कंपाउंड होता है, प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, ठीक है। तो बहुत वहाँ फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, WBC, ये सब चीज होते हैं। तो वहां पर जो ऑक्सीजन था वो तुम्हारा जो ट्रेवल करता था या फिर ट्रांसपोर्ट करता था, जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता था ब्लड में, एक होता था हीमोग्लोबिन के साथ में और एक होता था डिजोल्व प्लाज्मा में। उसी तरह से यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ इसी प्रकार से है। यहाँ पर 3 प्रकार से होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड में। पहले वो डिजोल्व फॉर्म में होगा, डिजोल्व इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में डिजोल्व होकर के CO2 ट्रांसपोर्ट होगा। दूसरा हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी, उसी तरह से जैसे कि वहां पर तुम्हारा ऑक्सीजन हुआ करता था, सेम यहाँ पर भी है। क्या? हीमोग्लोबिन है जो आरबीसी के साथ बाइंड करके, सॉरी, आरबीसी के हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्ट होता है। तीसरा जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? तो प्लाज्मा इन फॉर्म ऑफ H2CO3, ठीक है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगा, और जो हीमोग्लोबिन के साथ 20 से 25% और प्लाज्मा में डिजोल्व होकर के 7% होता है, ठीक है। तो हम लोग दोनों पढ़ेंगे कि हीमोग्लोबिन के साथ कैसे बाइंड करता है और H2CO3 के साथ कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब दोनों के साथ कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो लोग देखते हैं अब। देखो, सबसे पहले आरबीसी कंटेन अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। आरबीसी में बहुत एक हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम होता है। उस एंजाइम का क्या नाम है याद रखना, तुम लोग पढ़े भी होगे। कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एक एंजाइम होता है जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है आरबीसी के अंदर, ठीक है। मिनट क्वांटिटीज ऑफ द सेम आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू, लेकिन उसमें कुछ मात्रा में प्लाज्मा के अंदर भी पाया जाता है। देखो, कार्बोनिक अनहाइड्रेज का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होता है तुम्हारा आरबीसी में, लेकिन मिनट क्वांटिटी इसी चीज का किसमें प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा में भी होता है। मिनट क्वांटिटी मतलब थोड़ा सा क्वांटिटी होता है, उसमें भी प्लाज्मा में पाया जाता है। अब देखो, जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज है वो क्या करता है? रिएक्शंस करवाता है दोनों डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन करवाता है। कहने का क्या मतलब है? CO2 और H2O को जोड़ करके H2CO3 का फॉर्मेशन करवाता है, फिर H2CO3 से क्या करता है? HCO3 माइनस का फॉर्मेशन करवाता है।
ठीक है, क्या क्या फॉर्मेशन करवाया पहले, पहले तुम्हारा CO2 और H2O दोनों आपस में जुड़े। देखो अगर ये बिना एंजाइम के रिएक्शंस होते हैं ना, बिना एंजाइम्स के एब्सेंस में अगर ये रिएक्शंस होगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इसको होने में, ठीक है, लेकिन ये एंजाइम्स इस रिएक्शंस को बहुत ज्यादा फास्ट कर देता है, इसलिए यहाँ पर ये एंजाइम्स काफी ज्यादा इसेंशियल हो जाते हैं इस रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए, ठीक है। CO2 और H2O यहाँ पर आपस में मिल गया, क्या बना H2CO3, फर्दर फिर क्या हुआ यहाँ पर से H प्लस एक रिमूव हो गया और क्या बन गया HCO3 माइनस, ठीक है। अब देखो HCO3 माइनस कंटेंट इन आरबीसी इज ग्रेटर देन इन प्लाज्मा। अब जो HCO3 माइनस का कंटेंट है वो भी आरबीसी में कहाँ पे ज्यादा होगा, तो आरबीसी में सबसे ज्यादा होता है, प्लाज्मा से भी ज्यादा। देखो वही HCO3 माइनस कंटेंट इन आरबीसी इज ग्रेटर देन इन प्लाज्मा, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो आयन है ना HCO3 माइनस, ये मूव करता है कहां से, आरबीसी से प्लाज्मा के तरफ, ठीक है। अब देखो प्लाज्मा में जो आयनिक बैलेंस है, ठीक है, ये आरबीसी हो गया, ये प्लाज्मा हो गया, इसके किनारे किनारे ये जितना प्लाज्मा है, सॉरी देखो यहाँ फिर से ये आरबीसी हो गया, उसके किनारे किनारे सारा प्लाज्मा है। अभी दोनों का आयनिक, आरबीसी का भी और प्लाज्मा का भी आयन सारे बैलेंस है, लेकिन जैसे ही ये जो तुम्हारे आरबीसी के अंदर से जब प्लाज्मा में HCO3 माइनस आएगा तो यहाँ पे जो प्लाज्मा का जो आयनिक बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, यहाँ पर ज्यादा जो निगेटिव आयन है उसका मात्रा बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो उस चीज को ना बढ़ने के लिए क्या होता है, यहाँ पर का जो प्लाज्मा में जो क्लोरीन होते हैं ना Cl माइनस, वो प्लाज्मा से आरबीसी के तरफ चला जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोराइड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है क्लोराइड इफेक्ट का, ये पहले एग्जाम्स में, पहले नीट में आया करते थे, अब नहीं आते हैं, लेकिन मैं भी एक नॉलेज के लिए तुम्हें समझा दिया हूँ, इस पर ज्यादा ध्यान मत देना, अगर याद हुआ तो ठीक है, लेकिन प्रोसेस को याद रखना कि कैसे कैसे यहाँ पे अगर HCO3 माइनस किस साइड जा रहा है, Cl माइनस किधर जा रहा है, दोनों का आयनिक बैलेंस कैसे हो रहा है, ये चीज ध्यान देना, ठीक है। तो Cl माइनस आयन मूव करता है फ्रॉम प्लाज्मा इनटू आरबीसी, ठीक है, प्लाज्मा से चला गया आरबीसी के अंदर गया, इसी को हम लोग ने बोल दिया क्या, क्लोराइड इफेक्ट बोल दिया। यहाँ पे देखो डायग्राम से समझते हैं, इसे हम लोग क्लोराइड इफेक्ट भी बोलते हैं और हेम्बर्गस फिनोमिनन्स भी बोलते हैं, फिनोमिनन भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअल में, CO2 था प्लाज्मा में सबसे पहले, डिफ्यूज हो गया, ठीक है, ये कहाँ पे CO2 है, कहाँ पे प्लाज्मा में, कहाँ पे है, तो ये तुम्हारा है टिश्यू के पास, ठीक है, टिश्यू के पास CO2 बना, प्लाज्मा में गया, वहां पे डिफ्यूज हुआ, कुछ डिफ्यूज हुआ, कुछ चला गया कहाँ, CO2 में, सॉरी CO2 कर रहा हूँ, आरबीसी में चला गया CO2, फिर CO2 किसके साथ मिला, तुम्हारे पास वाटर के साथ मिला, और यहाँ पर कौन सा एंजाइम आया, कार्बोनिक एनहाइड्रेस नाम का एंजाइम आया, जो इस रिएक्शन को फास्ट करवाया और क्या बनाया, H2CO3 बना दिया। अब H2CO3 में से एक H चला जाएगा तो बन जाएगा क्या, HCO3 माइनस और H प्लस, ठीक है। तो ये जो HCO3 माइनस था ना, ये डिफ्यूज होकर के बाहर चला गया, ठीक है। देखो यहाँ पे CO2 आ गया, यहाँ पे टिश्यू से CO2 आ गया आरबीसी में, फिर आरबीसी से चला गया कहाँ, प्लाज्मा में, क्या बन के निकला, तो HCO3 माइनस बन करके ये फिर से वापस प्लाज्मा में चला गया, प्लाज्मा से फिर कहाँ चला जाएगा, ये एल्वोलाई में चला जाएगा, ठीक है, फिर कहाँ चला जाएगा, ये एल्वोलाई में चला जाएगा, ठीक है। कुछ इसमें रह जाएगा, कुछ इस बाहर निकल जाता है, ठीक है, तो कुछ इसमें रह जाता है, कुछ आरबीसी में ही रह जाता है और कुछ बाहर निकल जाता है, जैसे मैंने बताया 7% रहता है प्लाज्मा के थ्रू होता है, 70% तुम्हारा बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो दोनों को मिला करके बोल दिया कि बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है कितना, 70%, और तुम्हारा जो प्लाज्मा में जो डिजोल्व होकर के जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है 7%, ठीक है। आरबीसी के से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है 20 से 25%, याद रखना। तो चलो यहाँ पर से क्या हुआ, ये प्लाज्मा में चला गया, प्लाज्मा से फिर कहाँ निकल गया, ये पहुंच जाएगा एल्वोलाई के पास, और एल्वोलाई के पास जाएगा, फिर क्या होता है वहां पर हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल यहाँ पे जान लो कि प्लाज्मा में पहुंच गया। अब देखो यहाँ पर ये जो H प्लस था ना, इसका क्या हुआ, यहाँ पर था तुम्हारे आरबीसी में, टिश्यू के पास हो रही है, टिश्यू के पास तुम्हारा आरबीसी आया है, आरबीसी में तो अभी तो हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का मात्रा भी है इसके पास तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन भी है ना। तो यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ पर से ऑक्सीजन अब निकलेगा, ऑक्सीजन निकल गया, 4O2 निकल गया, और यहाँ से आया H प्लस, H भी और H दोनों आके आपस में जुड़ गए, यहाँ से आ गया Cl, कुछ HCl का फॉर्मेशन कर लेगा, H प्लस Cl माइनस, और कुछ HHB का फॉर्मेशन बना लेगा, ठीक है। अभी O2 जो है बाहर निकल गया, डिफ्यूज हुआ प्लाज्मा में, और फिर ये कहाँ चला गया, टिश्यू के पास चला गया ऑक्सीजन। तो ये होता है तुम्हारा साइकिल, कुछ इस प्रकार चलते रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर से क्या हुआ था, HCO3 माइनस बाहर निकला था, ठीक है, तो ये जो बाहर निकला तो यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है वो तो ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, और अंदर में निगेटिव चार्ज कम रहा है। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए क्लोरीन क्या किया, Cl माइनस क्या किया, प्लाज्मा का वो चला गया आरबीसी के अंदर, ठीक है। इसी को हमने क्या कह दिया कि क्लोराइड शिफ्ट, इसी को नाम दे दिया हमने कि क्लोराइड शिफ्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो आगे,
when PCO2 is high and PO2 is low, when PCO2 is high and PO2 is low in the tissue, टिश्यू में अगर PCO2 हाई है मतलब CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, तो क्या होगा, बाइंडिंग होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, किसके साथ, तो हेमोग्लोबिन के साथ, हेमोग्लोबिन के साथ बोल लो या फिर तुम क्या बोलते हैं वाटर के साथ बोल लो, वाटर के साथ एक कंबाइन करके क्या का फॉर्मेशन करेगा, तो HCO3 माइनस का फॉर्मेशन कर लेगा, हेमोग्लोबिन के साथ कुछ का फॉर्मेशन क्या बोलते हैं बाइंडिंग होगा, ठीक है। लेकिन ये कहता है कि वेयर एज व्हेन द PCO2 इज लो, लेकिन PCO2 पार्शियल प्रेशर CO2 का लो होगा और पार्शियल प्रेशर O2 का हाई होगा, कहां पे, एल्वोलाई में, तो वहां पर क्या होगा, डिसोसिएशन होगा किसका, CO2 का, फ्रॉम कार्बो अमीनो हेमोग्लोबिन HbCO2 से टूट जाएगा, ठीक है, HbCO2 का बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा और Hb और CO2 दोनों अलग अलग हो जाएंगे, दैट इज CO2 which is bound to hemoglobin from the tissue is delivered to the alveoli। अब जो CO2 था जो कि बॉन्ड हुआ था हेमोग्लोबिन के साथ टिश्यू लेवल पे, वो एल्वोलाई के पास पहुंच जाएगा और पहुंच करके CO2 अलग निकल जाएगा और हेमोग्लोबिन अलग हो जाएगा। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, टिश्यू था ये, ठीक है, टिश्यू में क्या हुआ, CO2 प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, टिश्यू में CO2 प्रोड्यूस हुआ, फिर गया ये कहां पे, आरबीसी में, आरबीसी में क्या हुआ, CO2 प्लस हेमोग्लोबिन दोनों आपस में जुड़ गए, तो क्या बन गया, HbCO2 का फॉर्मेशन कर दिया। अब इस HbCO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या था, PCO2 हाई था और PO2 लो था, इसीलिए तुम्हारा CO2 जो बाइंड कर गया हेमोग्लोबिन के साथ। अब जैसे ही ये वाला जो आरबीसी था ना पहुंच गया एल्वोलाई के पास, तो एल्वोलाई के पास पहुंच गया तो क्या हो गया, ये रिएक्शन रिवर्स हो गया, रिवर्स कैसे हुआ, जो HbCO2 था वो टूट गया और CO2 अलग हो गया, CO2 और हेमोग्लोबिन अलग अलग हो गया और हेमोग्लोबिन फिर जाकर के यहाँ पर से एल्वोलाई से आएगा O2 और ये O2 के साथ हेमोग्लोबिन बाइंड कर जाएगा और फिर क्या फॉर्मेशन कर देगा, HbO2 और फिर से ये आरबीसी कहां चला जाएगा, टिश्यू के पास जाएगा और यहाँ से ऑक्सीजन दे देगा और CO2 को ले लेगा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखता है, PCO2 इज लो एंड PO2 इज हाई। इस प्रकार कुछ रिएक्शन चलते रहता है, तुम्हारा CO2 और O2 का एक्सचेंज होते रहता है टिश्यू से ब्लड कैपिलरी और एल्वोलाई से ब्लड कैपिलरी के बीच में, ठीक है। अब देखो कहता है एट द टिश्यू साइट, टिश्यू के साइड पे क्या होता है, जहां पर पार्शियल प्रेशर CO2 का हाई होता है ड्यू टू कैटाबोलिज्म, CO2 डिफ्यूज इनटू द ब्लड, CO2 डिफ्यूज हो जाता है ब्लड में किसके साथ, आरबीसी के साथ हो सकता है, प्लाज्मा के साथ हो जाएगा और क्या फॉर्म्स करेगा, HCO2 माइनस का फॉर्मेशन कर देगा और H प्लस भी रिलीज करता है। तो एट द एल्वोलर साइट, लेकिन एल्वोलर साइट पे क्या होगा, जहां पे PCO2 लो होता है तो रिएक्शन प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन, वो रिएक्शन है जो अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारा प्रोसीड करेगा, जिससे कि फॉर्मेशन होगा तुम्हारा CO2 का और H2O का। तो देखो यहाँ पर भी वही डायग्राम से सिंपली समझाया हुआ है कि CO2 टिश्यू में है, तो वो आया यहाँ पर पहले तुम्हारा आरबीसी में, यहाँ पर इसको दिखाया हेमोग्लोबिन, ठीक है, तो कुछ CO2 हेमोग्लोबिन के साथ चला गया, HbCO2 बनाया और कुछ पानी के साथ जुड़ करके क्या बना दिया, मतलब पानी यानी H2O वाटर के साथ जुड़ गया। अच्छा किस कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, तो H2CO3 एंजाइम के प्रेजेंस में, यानी कि कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बना दिया, HCO3 माइनस का फॉर्मेशन किया और फिर ये चला गया कहां, वापस से फिर एल्वोलाई के पास चला गया, एल्वोलाई के पास जाएगा फिर सेम साइकिल रिपीट हो जाएगा, CO2 चला जाएगा एल्वोलाई में, एल्वोलाई के द्वारा बाहर, O2 आ जाएगा एल्वोलाई में, O2 आएगा एल्वोलाई में, एल्वोलाई से आएगा ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरी से चल जाएगा आरबीसी में, आरबीसी में हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा, हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन आएगा, फिर ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन बना करके वो वापस आ जाएगा तुम्हारे टिश्यू के पास, फिर वहां पर सेम साइकिल ये रिपीट होते रहता है इसी प्रकार से। देखो अब लिखता है क्या, थस CO2 ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट, अब जो CO2 है वो ट्रैप्ड हो गया बाइकार्बोनेट के फॉर्म में एट टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्ट टू द एल्वोलाई। देखो जो CO2 था उसको पहले ट्रैप किया गया बाइकार्बोनेट के फॉर्म में टिश्यू लेवल पे और उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया एल्वोलाई पे, एल्वोलाई के पास ले जाकर के CO2 के फॉर्म में वापस से। देखो CO2 को उठाया पहले, उसको ट्रैप किया, बाइकार्बोनेट उसको बना दिया, ठीक है, फिर उसको लेके गया खाली मतलब बीच में रास्ते में टिश्यू के पास, ये देखो यहाँ पे टिश्यू है मान के चलो, यहाँ पर एल्वोलाई है, ठीक है, यहाँ पे भी CO2 है, यहाँ पे भी CO2 रहेगा, लेकिन इस बीच वाले रास्ते में ना क्या बन जाता है, ये HCO3 माइनस बन जाता है, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या कर देता है, खाली HCO3 माइनस बना देता है, यहाँ पर भी रहता है CO2, फिर यहाँ पर भी आकर के ये CO2 ही बन जाता है वापस से और फिर CO2 रिलीज हो जाता है एल्वोलाई से। अब कहता है कि एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड डिलीवर करेगा 4 ml ऑफ CO2 को एल्वोलाई के पास, ठीक है। अभी देखो दो इफेक्ट है, एक हेल्डेन इफेक्ट, ये बोर इफेक्ट, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है नीट के लिए अभी के टाइम पे, लेकिन पहले के टाइम पहले जो नीट हुआ करते थे उसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसमें भी आता था यहाँ से क्वेश्चन हेल्डेन इफेक्ट से और बोर इफेक्ट से। बोर इफेक्ट में देखो क्या होता है, बोर इफेक्ट जो टिश्यू के पास होता है, हेल्डेन इफेक्ट जो कि एल्वोलाई के पास होता है।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बोर इफेक्ट में टिश्यू के पास एडिशन ऑफ CO2, CO2 इसमें ऐड होता है किसके साथ, टू द ब्लड फैसिलिटेट अनलोडिंग ऑफ O2 फ्रॉम हेमोग्लोबिन। मतलब बोर इफेक्ट उसे बोलते हैं जिसमें कि HbO2 पहले टूट जाएगा, ठीक है, टूट के क्या बनाएगा HbO2, ये O2 चला जाएगा टिश्यू के पास, और टिश्यू के पास जो CO2 था यहाँ से, वो CO2 आकर के इस हेमोग्लोबिन के पास आकर जुड़ जाएगा और क्या फॉर्मेशन कर देगा फिर, HbCO2 का फॉर्मेशन कर देगा। यही है तुम्हारा बोर इफेक्ट। लेकिन हेल्डन इफेक्ट करता है कि ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन द लंग्स, जो ब्लड है ना लंग्स में, उसका क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगा, ठीक है, डिस्प्लेस CO2 फ्रॉम हीमोग्लोबिन। मतलब ये पहले तो पहली बात की देखो, इसमें होता, ये दोनों होता कहाँ पे, ये होता है तुम्हारा लंग्स वाले रीजन में, लंग्स वाले रीजन में यानी कि एल्वोलाई पे, और ये होता है तुम्हारा टिश्यू के पास होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करता है कि जैसे कि तुमने भी सेम चीज देखा, टिश्यू पे हो रहा है तो यहाँ पर तुम्हारा O2 का अनलोडिंग होगा और CO2 का लोडिंग होगा। सेम चीज यहाँ पे CO2 का क्या होगा, अनलोडिंग होगा, CO2 अनलोड करेगा किससे, हेमोग्लोबिन से, और O2 क्या होगा, उस हेमोग्लोबिन पे लोड हो जाएगा। वही लिखा है देखो, डिस्प्लेस CO2 फ्रॉम द हेमोग्लोबिन विच इंक्रीज द रिमूवल ऑफ CO2, जो कि CO2 का रिमूवल को इंक्रीज कर देगा, और इंक्रीज करेगा क्या, CO2 एक्सचेंज इन बोथ लंग्स एंड टिश्यू, और ये बढ़ावा देगा कि CO2 का एक्सचेंज हो दोनों साइड में, लंग्स के पास भी और टिश्यू के साइड भी, ठीक है। लंग्स में कहां पे, तो लंग्स में कैसे होगा, ब्लड कैपिलरी से कहां पे जाएगा, एल्वोलाई में, फिर एल्वोलाई से आउट बाहर की तरफ। लेकिन टिश्यू में कहां पे होगा, टिश्यू से कहां जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में, फिर वही चीज ब्लड कैपिलरी से कहां जाएगा, एल्वोलाई, एल्वोलाई से फिर बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये था तुम्हारा हेल्डन इफेक्ट, ये था तुम्हारा बोर्स इफेक्ट। देखो यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया हुआ, इसे भी देख लो। हेल्डन इफेक्ट में क्या था कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ये देखो हेमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ रहा है, यहाँ से हेमोग्लोबिन से CO2 और H+ निकल रहे हैं। लेकिन बोर इफेक्ट में क्या था, तुम्हारा ऑक्सीजन है जो हेमोग्लोबिन से, ये जो तुम्हारा बना हुआ है ना, ये हेमोग्लोबिन है, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन से O2 निकल रहा है और CO2 और H+ आकर के इससे जुड़ रहे हैं। तो ये था तुम्हारा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और कमेंट में बताना क्या समझ आया और क्या नहीं समझ आया। और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे तुम्हें नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द मिल जाएगी। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।